हेलो गाइस। चलिए, आज की क्लास अपनी होगी लाइट पर। लाइट क्लास 10th के साइंस का एक छोटा सा पोर्शन फिजिक्स होता है, उसमें हमें क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ना है। और लाइट के विषय में हमें सबको पता है कि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, चीज़ों को क्या करने में, देखने में। तो सबसे पहले यही पार्ट हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि लाइट किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ energy which makes sensation for vision in us। चीजों को देखने का जो सेंसेशन जनरेट करता है, जो एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जैसे साउंड कौन सी एनर्जी है, तो साउंड हमारे कानों में सेंसेशन जनरेट करता है, किस चीज का, ऑडियो का, सुनने का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात याद करते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ लाइट बहुत सारे कलर के होते हैं। 7 कलर हम बेसिकली पढ़ेंगे लाइट में। उन सातों में से हमारी आंखों के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव मतलब जो तुरंत दिख जाए, तुरंत फील हो जाए, मोस्ट सेंसिटिव कलर इज येलो। एंड लिस्ट सेंसिटिव की बात करें हम, लिस्ट सेंसिटिव तो वो होता है रेड या वॉयलेट कह सकते हैं, रेड एंड वॉयलेट कह लें, रेड एंड वॉयलेट। आपने एक मूवी देखी थी पीके, है ना। उस पीके में एक जगह पे दिखाया गया है कि येलो कलर का जो कार या टैक्सी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि वो भीड़ भाड़ की जगहों में जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, गैदरिंग है, कैब्स बेसिकली जो कैब होती हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है एज अ रेंट देकर, हम पैसे देते हैं वो हमें ले जाते हैं, पर्सनल गाड़ियाँ नहीं। जो कैब होती हैं वो येलो कलर की रखी जाती है, क्यों, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाती है हमें, उसमें दिखाया गया थोड़ा सा, है ना। चलिए तो हम कार की बात कर लें। और स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप अब तो जनरली हमारे यहाँ दूसरे कलर के बनाए जाते हैं, दूसरी चीज़ें अपने एलईडीज होते हैं, लेकिन पहले जो बनते थे वो बनते थे येलो कलर के, सोडियम लैंप जिसे कहते हैं हम। सोडियम येलो कलर का ग्लो करता है, आपके एक्सपेरिमेंट लैब में होगा जरूर। स्ट्रीट लैंप, कार हो गए, इनके कलर येलो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि ये दूर से ही क्या हो, दिख जाए। ठीक, तो ये थी कहानी हमारे पास बेसिक कि हाँ लाइट ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्टिक्स बेसिकली एक ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके विषय में, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के विषय में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि हाँ लाइट ऐसा है, लाइट वैसा है, लाइट किस नेचर का रखता है, लाइट किस स्पीड से भागता है, लाइट किस मीडियम में जा सकता है, किस मीडियम में नहीं। ये जो सारी चीज़ें हम जिसमें पढ़ाई करते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। और ऑप्टिक्स बेसिकली 3 ब्रांचेज में बटा है। पहली ब्रांच है इसकी रे ऑप्टिक्स, दूसरी ब्रांच इसकी है वेव ऑप्टिक्स, एंड थर्ड ब्रांच इसकी है क्वांटम ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स जो हमारे क्लास 10th में पूरा पढ़ना है, वेव और क्वांटम नहीं पढ़ना है। आप जब 12th में जाएंगे तो रे पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे और क्वांटम तीनों पढ़ेंगे। तो रे की अगर बात करें हम, तो इसमें लाइट को क्या माना जाता है, एक पार्टिकल जैसा नेचर रखने वाला, पार्टिकल लाइक नेचर। मतलब कि लाइट कैसा है, पार्टिकल जैसा है। ये पार्टिकल की तरह है, जैसे पार्टिकल एक तरफ से एक दूसरी तरफ जाते हैं, एकदम स्ट्रेट भागते हैं, वैसे ये भी भागेंगे। तो इसमें लाइट कैसे भागती है, स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हाँ लाइट कैसे चलती है रे ऑप्टिक्स में, तो बोलेंगे स्ट्रेट पाथ पर भागती है। इससे हम कुछ फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करेंगे, अभी जैसे क्लास 10th में ही पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शंस और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी कहानी हम इस टॉपिक्स पे रिलेटेड पढ़ेंगे कि हाँ रे में ये पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेव की, तो वेव में क्या आने वाला है, तो वेव में लाइट को पार्टिकल नहीं माना जाता है। वेव में बोला जाता है जैसे साउंड, लाइक साउंड जैसे वेव की तरह भागता था। 9th में हमने साउंड पढ़ा है कि साउंड एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। वैसे ही ये भी लाइट जो होती है वो एक तरह की वेव होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में छोटा सा डिफरेंस है।
ट्रांसवर्स में पार्टिकल अप डाउन अगर कर रहे हैं तो वेव इसके परपेंडिकुलर भागेगा उधर या तो इधर, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड पढ़ते तो उसमें क्या है, पार्टिकल जिस तरफ वाइब्रेट करता था उसी तरफ क्या होता था, वेव प्रोपिगेट करती थी। तो ट्रांसवर्स मतलब अप डाउन, तो इधर भागे परपेंडिकुलरली। दूसरी चीज, इसमें जो वेव है वो कौन कौन से फिनोमिना रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वेव इनको दोनों को तो दिखाएगा ही, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हो सबसे चमत्कारी इसका जो फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस। मतलब एक ऐसी फिनोमिना जो सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर सकता है और बहुत ही अमेजिंग ये फिनोमिना देखने को मिलता है। जैसे हम अगर बात करें ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप की बात अगर करें, जैसे हमारे पास शॉप बबल्स होती है, शॉप लेते हैं उसकी बबल्स बनाते हैं ऐसे फूक कर, तो एक बबल जो बनता है अगर उसमें साबुन की कुछ पार्ट्स हैं शॉप की तो देखें कलरफुल होता है। समटाइम्स वाटर भी अगर बबल बनता है तो वो भी कलरफुल ही होता है, वजह वेव ऑप्टिक्स क्या है, इंटरफेरेंस। और जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है ना, सीडी को हम देखते हैं तो ग्लास जैसा होता है, वो भी चमकदार एकदम कलरफुल होता है, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे कलर चेंज होता है, वजह इंटरफेरेंस। तो ये बहुत ही अमेजिंग फिनोमिना है ऑप्टिक्स का। ये सब तो है ही, ये सब इमेज बनाते हैं, रिफ्लेक्शन से मिरर लेते हैं, रिफ्लेक्ट होती है, इमेज बनता है। रिफ्रैक्शन से लेंस लेते हैं, इमेज उस तरफ लाइट उस तरफ जाती है, उधर इमेज बनती है। तो इससे इमेज बनाते हैं, इससे हम कुछ फिनोमिनन अमेजिंग सा देखते हैं, कलरफुल। और क्वांटम ऑप्टिक्स क्या कहता है, क्वांटम ऑप्टिक्स में इन दोनों से एकदम अलग है। ये बेचारा डील करता है किससे, एटॉमिक लेवल के, एटॉमिक लेवल इंट्रैक्शन। मतलब ये कि हम जो सबसे छोटे छोटे लोग हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनसे रिलेटेड जो लाइट की फिनोमिनन होती है हम उसको इस ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से हम मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो कैसा है, पैकेट है। पैकेट को हम लोग नाम देंगे फोटॉन। लाइट कैसे आती है, सन के पास से या किसी भी बल्ब के या किसी भी चीज के सोर्स से अगर लाइट आती है तो एक छोटे छोटे डब्बे जैसा पैकेट आती है, वो एनर्जी रखता है अपने पास और उसको हम क्या नाम देंगे, फोटॉन दे देंगे नाम। और इससे कौन से फिनोमिना रिप्रेजेंट होंगे, इनसे ये सब कुछ नहीं हो पाता। इनसे दो ही तीन हैं, जिनमें से जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जानना है जो कि 12th में पढ़ना भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, और जैसे हम बात करें तो एक दो, जैसे कॉम्पटन, कॉम्पटन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया। तो इनके विषय में ज़्यादा जानना है, इनके विषय में हमें नहीं पढ़ना ज़्यादा, तो इनके विषय में हम 12th में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा जान लीजिए। ये तो आप पढ़ेंगे ही, जैसे इंटरफेरेंस बताई दिया मैंने क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ही फुल डिटेल में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब किसी मेटल पर, सीजियम एक बहुत ही अच्छा सेंसिटिव मेटल है, इस पर सीजियम के सरफेस पर यदि हम लाइट गिराएं तो वहाँ से अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को यदि हम एक रास्ता दे दें वायर्स थ्रू और उसमें वो फ्लो करने लगे तो उसमें क्या बन जाएगा, करंट। तो लाइट की हेल्प से हम क्या बना दिए, करंट, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, तो इसके विषय में डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक पार्ट हो गया कि हाँ ऑप्टिक्स में हमने रे, वेव और क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट बात में आते हैं ऑप्टिक्स के लाइट के नेचर पर। नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट के पास जो नेचर्स होती है उनमें सबसे पहला नेचर दिया गया था न्यूटन के थ्रू। न्यूटन के विषय में तो आप जानते ही हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको हम, क्योंकि हर जगह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, इवन हर जगह वो क्या देते हैं, अपने कुछ ना कुछ उनके लॉज मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक्चुअल उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, हू नोज। चलिए, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट में हम बात करें तो सबसे पहले नेचर की बात करें हम लोग तो इस नेचर को कहते हैं हम लोग कार्पस्कुलर नेचर, है ना। कार्पस्कुलर नेचर को किन्होंने दिया था, न्यूटन ने सबसे पहले। कार्पस्कल को हम लोग पार्टिकल नेचर भी कह सकते हैं, है ना। कार्पस्कल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर। इससे पहले, नेचर के पहले थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, नोट पॉइंट जैसा, कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट
लाइट को प्रोपिगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और ये लाइट सबसे तेज चलता है मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर, वैक्यूम में। और कितनी स्पीड होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो रही साइंटिफिक वैल्यू कि हाँ इतना हमें लेके हर बार न्यूमेरिक में रखना है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड अप करके ये लिखा जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे हमेशा, ठीक। चलिए वापस आते हैं, रिटर्न बैक होते हैं कार्पस्कुलर नेचर पर। तो इस नेचर में न्यूटन साहब ने क्या बोला था, कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे थे अपने। पहला पार्ट ये लिखा था कि इस नेचर में लाइट कैसा बिहेव करता है, बिहेव लाइक पार्टिकल। और इस पार्टिकल की खास बात इन्होंने बताई कि ये पार्टिकल जो होगा मास लेस होगा, मतलब मास नहीं होगा, एंड इलास्टिक नेचर होगा। इलास्टिक और मासलेस, मासलेस को तो जानते हैं आप, मास नहीं होना। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तो इलास्टिक का मतलब होता है कि जो चीज कभी किसी से कोलाइड करे तो जितनी स्पीड से जाके कोलाइड करता है उतनी स्पीड से वापस आ जाए, ऐसा होता है। इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो बस आप जान लीजिए कि इलास्टिक का मतलब होता है एनर्जी लॉस इक्वल्स टू 0, किसी से अगर कोलाइड होता है तो। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो ये जितने कॉर्पस्कल्स होते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग सब कैसे चलते हैं, स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे सारे के सारे हमारे कॉर्पस्कल्स। और नेक्स्ट पाथ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि जो कलर्स होते हैं, कलर ऑफ लाइट, जैसे विबिग्योर हमने पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, ये सब जो कलर पढ़े हैं 7, उनके कलर की वजह क्या होती है, तो वो कलर की वजह इन्होंने बताई साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब साइज ऑफ कार्पस्कल्स। पार्टिकल को ही कार्पस्कल्स कहेंगे। तो जैसे साइज चेंज होता है वैसे कलर चेंज होता है, ऐसा किन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा। एक और बात कही इन्होंने कि जो स्पीड होती है लाइट की वो डेंसर में कम होती है और रेयरर में ज़्यादा होती है। डेंसर का मतलब जानते हैं, अगर हमें ग्लास ले लें, छोटा सा टुकड़ा ग्लास का, तो बाहर एयर है इसके और ये क्या है, अंदर ग्लास है। तो ग्लास को हम लोग डेंसर बोलेंगे और एयर को क्या बोलेंगे, रेयरर। जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो रेयरर होता है, जहाँ पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पार्ट में होते हैं, दबे होते हैं, पास पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेंसर। तो डेंसर में इन्होंने कहा कि स्पीड, सॉरी उल्टा हो गया, स्पीड डेंसर में ज़्यादा होती है और रेयरर में क्या होती है, कम। ऐसा किन्होंने कहा था, न्यूटन ने। ये थी इनकी थोड़ी सी थ्योरी अबाउट कार्पस्कल्स। लेकिन कुछ दिनों बाद इससे रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स कब आए, जब हम दूसरा नेचर पढ़ने लगे, वेव नेचर, तो ये ड्रॉबैक्स आए थे। ड्रॉबैक्स थे क्या क्या, ये देख लेते हैं, फिर दूसरा नेचर पे आते हैं। ड्रॉबैक्स पहला ये था कि ये वाला पोर्शन इनका गलत था। रेयरर में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ये इनकी पहली ड्रॉबैक्स। दूसरी ड्रॉबैक्स, अच्छा एक और बात इन्होंने कही थी इसमें कि जब कार्पस्कल्स किसी लाइट सोर्स से निकलते हैं तो उस लाइट सोर्स का मास क्या होता है, घटने लगता है। सिंपल सी बात है, अगर ये लाइट सोर्स है और यहाँ से लगातार लाइट निकल रही कार्पस्कल्स के पार्ट में, और कार्पस्कल्स के पास मास है, क्या गया, पार्टिकल, सॉरी है, मास नहीं भी है तो छोड़िए, पार्टिकल अगर है तो पार्टिकल निकलेगा, तो इसमें साइज इसकी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो बॉडी का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कम नहीं हुआ, ऐसा देखा गया। तो ये भी पार्ट आया खराब, मतलब गलत हो गया इनका कि मास लॉस जो था वो क्या था, गलत कॉन्सेप्ट था इनका, मास लॉस नहीं हुआ। वहां पर बॉडी की साइज क्या थी, वैसी ही थी जैसी शुरू में हुआ करती थी। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ बल्ब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद क्या हो जाए, गायब हो जाए रूम से, फिर पता चला कि हम किसी पर क्या लगा दे इल्जाम कि चोर ही हो गया हमारा बल्ब, है ना। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। चलिए ये तो थी कार्पस्कल्स नेचर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जिसे हम कहेंगे वेव नेचर। वेव नेचर किन्होंने दिया था, तो वेव नेचर की बात जब आई थी तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हाइजेन, HUYGEN, हाइजेन साहब, इन्होंने दिया था वेव नेचर कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या बताया था, तो देखिए सबसे पहली बात इन्होंने बताई थी कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट हर दिशा में इक्वली फ्लो करता है।
स्ट्रेट नहीं जाता है, कैसे मूव करता है, वेव लाइक। वेव लाइक आपको याद होगा, साउंड, साउंड याद है आपको, साउंड के विषय में 9th में पढ़ाया गया था वेव, कि साउंड जो होता है वो हर दिशा में, हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम अगर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास आवाज़ जा रही है, अगर इधर कोई बैठा होता है तो इसके पास भी जाता है। क्लियर? तो वैसा ही लाइट भी होता है। हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक क्लोज रूम ले लीजिए, एकदम पैक्ड, हर तरफ से हर एक चीज़ इसमें बंद है। यहाँ पे एक कॉर्नर पे टेबल रखा है, उस पर बुक रखी है। आप यहाँ बैठ के इसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लाइट का सोर्स है ही नहीं अंदर। लाइट बंद कर दीजिए, पूरा रूम पैक कर दीजिए, अंधेरा अंधेरा रूम में। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक दरवाज़ा खोल दें और यहाँ पे बहुत बड़ा लाइट का सोर्स हो, तो लाइट सीधे आएगा, और आना भी चाहिए था। कार्पस्कस नेचर से बोला गया था लाइट कैसे चलती है, सीधी चलती है। तो यहाँ तो आनी नहीं चाहिए लाइट, तो यहाँ दिखना नहीं चाहिए था। लेकिन आप फील करेंगे कि अगर यहाँ दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ तक रोशनी आती है, और हम आराम से बुक को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते थे। मतलब सिंपली लाइट को कैसे मूव करना पड़ा होगा, ऐसे से हर दिशा में गई होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो लाइट स्ट्रेट नहीं चलती है इसके अकॉर्डिंग, और प्रूफ भी हुआ। इसलिए ड्रॉबैक्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे ड्रॉप करने लगे हम लोग कार्पस्कस थ्योरी को, वेव थ्योरी को पकड़ने लगे। और वेव थ्योरी में क्या बात हुई कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड जो होती है, उसकी पहले हम एक बात कर लें। इन्होंने कहा कि जो वेव होती है ये मूव करती है, फ्लो करती है, प्रोपेगेट जिसमें करती है, प्रोपेगेट्स इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर। इसमें क्या बताएगा कि लाइट जो प्रोपिगेट करती है वो एक हाइपोथेटिकल, मतलब अपने से मन गणित रचना की गई कि हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर, उसी में ये मीडियम में क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक। दूसरी चीज, इसकी स्पीड उसमें कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा भी कहा गया उसमें। एक और लास्ट बात इसमें कही गई कि जो कलर होती है लाइट की, उसमें किसके अकॉर्डिंग बताया गया था, साइज ऑफ कार्पस्कस। इसमें बताया गया था अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के विषय में बताओ सिंपल सा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर कोई वेव पार्टिकल्स या वेव की बात कर रहा है, तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक एक सिर्फ देखिए, ये जो है ये एक साइकिल कहलाती है, और ऐसे वेव आगे तक बढ़ती जाती है। तो 1 सेकेंड में ऐसी कितनी साइकिल बनेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कलर होता है, ऐसा हाइजेन ने कहा। ठीक। और एक लास्ट बात इसमें हम बता दें, और छूट गया है, उसमें जैसे बताया गया कि डेंसर में स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा, और रेयर हो जाती है कम। इसमें नहीं बताया गया, इसमें बताया गया डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयर में क्या होती है, स्पीड ज़्यादा, जो कि नॉर्मल सी बात है। उनके ड्रॉबैक में यही बताया गया था ना। ठीक, ये थी इनकी कहानी। तो इनके भी तो ड्रॉबैक्स होंगे, और इनके भी ड्रॉबैक्स थे। जैसे ड्रॉबैक नंबर 1, ड्रॉबैक नंबर 1 में बताया गया कि इसकी हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं दिखा सकते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकते हैं, रमन इफेक्ट को नहीं समझा सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर। और एक और ड्रॉबैक्स थी, वो ये थी कि जो ये हाइपोथेटिकल मीडियम बताया गया था, ये हाइपोथेटिकल मीडियम क्या था, गलत कॉन्सेप्ट था। ईथर कॉन्सेप्ट वॉज रॉन्ग। ठीक है, ईथर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइट हमेशा कैसे चलती है, मीडियम नहीं चाहिए उसको, यहाँ हमने लिखा था नो मीडियम। तो याद रखें, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, वो वेव रहे या पार्टिकल नेचर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो ये ड्रॉबैक थी इनकी वेव नेचर की। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, EMW। क्लास 12th में इसका एक पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे डिटेल में। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, तीसरा वाला नेचर, EMW। EMW फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, ये पोर्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक कॉम्पोजिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि इधर लाइट भाग रही, कहीं यहाँ से बल्ब जलाएगा, इधर लाइट जा रही है, तो 12th में आपको बताएगा कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें कि अगर कोई चार्ज प्लस यहाँ रखा गया और एक दूसरा चार्ज प्लस यहाँ रखा गया, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। किस वजह से, उसी फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक। और मैग्नेटिक की फील्ड की बात करें तो दो चुंबक अगर पास पास रखते हैं मैग्नेट, तो अगर सेम पोलैरिटी है तो रिपेल करेंगे। तो किस फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जब ये दोनों एक साथ फ्लो करते हैं, देखिए वेव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से भाग रही है, और इसी के ये किधर जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना। और 90 डिग्री पर अगर कोई वेव
ये कौन सी वेव है, इधर मैग्नेटिक, जिसे बी कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक लिख लेते हैं, मैग्नेटिक वेव, और ये जो ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक वेव, है ना। अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो हमें किस चीज का फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो लाइट एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मतलब लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जिस रीजन में हम इन दोनों को एक साथ जनरेट करें और ये दोनों एक साथ 90 डिग्री पर, एक ऊपर करे नीचे करे तो दूसरा ऐसे से करे, तो इतने डिग्री पर 90 डिग्री पर अगर ये दोनों भाग रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइट कह लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल, मैक्सवेल ने दिया था, है ना। और मैक्सवेल की मैं बताऊं एक बात आपको, मैक्सवेल ने क्लास 12 में 4 इक्वेशन दिए, जिस 4 इक्वेशन से आधी से ज़्यादा फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इनका एक अलग सा चैप्टर है, बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका क्या होता है, ये कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन, पहली बात मैक्सवेल ने कहा। और दूसरी चीज, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, सबसे पहले इन्होंने बताया था नो मीडियम रिक्वायर्ड। किस स्पीड से चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाकी चीजें नॉर्मल सी वही बताते गए ये, ठीक है। अब इनकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स में इनके वही चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये 3 याद रख लीजिए। इन तीनों को, ये वाले नेचर, इसके पहले के कार्पास्कल्स और वेव नेचर, ये तीनों नहीं समझा पाए थे। समझा कौन पाया था, तो चौथा पार्ट वेव पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ नेचर। ये नेचर की भी समझ ज़्यादा नहीं है, ड्रॉबैक्स में वही लिखेगा, कॉम्पटन और ये सब नहीं समझा पाए थे, बाकी कहानी ये हो गई मैक्सवेल्स की, ठीक। और लास्ट हमारे पास नेचर जो है वो कौन सी है, क्वांटम नेचर। क्वांटम नेचर के विषय में चलिए आते हैं। क्वांटम नेचर में क्या पढ़ना है, क्वांटम नेचर में मैंने बताया था शुरू में कि जब किसी मेटल के सरफेस लें हम, जिसमें से सीजियम याद रखिए कि उसी पे सबसे अच्छा होता है, मोस्ट सेंसिटिव माना जाता है। सीजियम अगर है सरफेस, उस पर हम लाइट कहीं से फॉल कराते हैं, एक बल्ब जला दे, एक एलईडी जला दे, एक सनलाइट ले ले, वहाँ से जब ये गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हम यूज कर लेते हैं फ्लो कराने में और करंट बनाने में। हमें पता है करंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या था, एक मेटल सरफेस जैसे यहाँ पे है ऐसा, यहाँ से हमने लाइट को गिराया, जब लाइट गिरेंगे तो यहाँ बगल में ऐसे ढेर सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रास्ता देते हैं कि चलो ऐसे से फ्लो करो, फिर वापस आके यहाँ पे जुड़ जाना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर वापस यहीं पे आके चिपक जा रहा है, फिर निकल रहा है, फिर घूमे। यहाँ रास्ते में बल्ब लगा दो, बल्ब देखिए ग्लो करने लगेगा। तो सनलाइट को हम लोग किस में बदल दिए, लाइट में। यहाँ स्पीकर लगा जाते हैं, स्पीकर चलने लगता है। तो हम लाइट को बेसिकली, मतलब इस क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स में फोटॉन्स, सॉरी फोटॉन्स के विषय में थोड़ा सा पहले देख लीजिए। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इजीली। कैसे, मेटल सरफेस पे लाइट को गिराते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो एमिट्स हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, एमिट हुए हैं। और जो लाइट गिरती है आकर, उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या है, फॉलिंग लाइट। जो लाइट आके गिर रही है उसे हम कहेंगे फोटॉन्स। उसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं। कहा जाता है कि लाइट क्या रखता है अपने पास, एक पैकेट रखता है। इन पैकेट्स को हम लोग कह सकते हैं क्वांटा। इसी की हेल्प से, इसी के नाम से इसको बताया गया क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम नेचर कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, क्वांटम नेचर में किन्होंने सजेस्ट किया होगा इसको, तो उसके नाम है जैसे आइंस्टीन थे एंड प्लैंक कह सकते हैं, प्लैंक एंड आइंस्टीन। तो इन्होंने सजेस्ट किया था क्वांटम नेचर, और इस नेचर के थ्रू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकते हैं। और वो इफेक्ट था कि जब फोटॉन्स, लाइट जो गिरती है वो किसी सरफेस पर गिरती है तो वहाँ से एमिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
मतलब यही एक ऐसा नेचर है जिसकी हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकते हैं, और सिर्फ इसी को ही समझा सकते हैं, इसको, कॉम्पटन को और रमन को। इसलिए इसके ड्रॉबैक्स में भी आ जाता है ये कि ये तीनों को ही समझा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझा सकता। तो इसके ड्रॉबैक में ओनली कैन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। क्लियर? ओके, ये हो गए पैकेट जिनको क्वांटा कहते हैं, और हर एक पैकेट के पास एनर्जी होती है, और इस एनर्जी की वैल्यू E बराबर अगर हम लिखें तो लिखते हैं H इंटू न्यू, है ना। न्यू के विषय में आप जानते होंगे, न्यू को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोनाउंस क्या करते हैं? न्यू लिखते हैं, न्यू, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं न्यू, लिखते हैं नो, है ना। ये हो गई न्यू फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज होगी। एक जो H है वो क्या है, तो H के विषय में जान लीजिए, H है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सब आपको 12th में यूज होगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसको देख ले। एनर्जी H न्यू, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और H क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। हर एक फोटॉन के पास होती है, और ये एनर्जी लेके जब सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से एनर्जी उनकी ले लेता है और भाग जाता है। ये जो फोटॉन की कहानी थी, ये फोटॉन अगर रेस्ट पर हैं तो इनका मास क्या है? 0। और खैर फोटॉन चार्ज लेस होता है, ये भी याद रखें, चार्ज नहीं होता फोटॉन्स पे। जब तक फोटॉन मूव कर रहा है तब तक मास होगा, लेकिन रेस्ट पर है तो मास उसका नहीं होता है। इट मीन्स कि जो लाइट होती है उसके पास एनर्जी भी है ये वाली, और मोमेंटम भी है। ठीक, एक लास्ट चीज, ये सब जब सब हो गया तो अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि लाइट एक्चुअली कौन से नेचर में है, वेव है, रे है, पार्टिकल है, या यहाँ से क्वांटा में है, मतलब फोटॉन्स में आता है। तो इन सब को देखने के बाद एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट क्या होती है? ड्यूअल नेचर रखती है अपने पास। ड्यूअल नेचर मीन्स वेव एज वेल एज रे, है ना। इस वाले में भी देखा जाए तो फोटॉन मतलब एक तरह का पैकेट है, मास उसके पास रेस्ट वाला 0, लेकिन चलते हुए मास है। इसका मतलब पार्टिकल नेचर जैसा ही है, लेकिन उस पार्टिकल से थोड़ा हटकर था, ये वाला इफेक्ट नहीं दिखा पाया था, इसलिए इसको अलग पढ़ाया गया है। तो हमारे पास दो नेचर बेसिकली थे, एक पार्टिकल और दूसरा वेव, मैटर और वेव। एक चैप्टर पढ़ेंगे मैटर एंड वेव, ड्यूअल नेचर, ड्युअलिटी जिसे कहते हैं हम लोग। तो लाइट के पास डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या होता है? ड्यूअल नेचर। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके वेव को पढ़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको रे को पढ़ेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि अगर लाइट फ्लो कर रही है, मतलब प्रोपेगेट कर रही है, तो लाइट, ये याद रखिएगा जो बता रहा है, लाइट जब प्रोपेगेट कर रही है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, मतलब वेव नेचर हो गया ये। और जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो जब क्या लिखेंगे? पहला पार्ट ये था, दूसरा ये हो गया ड्यूअलिटी की पहली पार्ट वेव, और इसको रे कब कहेंगे? व्हेन इंटरेक्ट्स विद मैटर्स, तो ट्रीटेड एज रे मीन्स पार्टिकल। ये जनरली हम याद कर सकते हैं कि कब रे मानते हैं उसको और कब वेव मानते हैं। अगर मूव कर रही, प्रोपिगेट कर रही, तो प्रोपिगेशन में वेव पढ़ेंगे, और किसी से साथ इंटरेक्ट कर रही, लड़ रही है, कोलाइड कर रही है, तो उसको क्या मान के चलेंगे? पार्टिकल। ठीक, तो ये कहानी थी आज हमारे पास थोड़ी सी लाइट के विषय में। ठीक, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस, कुछ फिनोमिना, बाकी चीजें। क्लियर? चलिए, ठीक, आज के लिए इतना, थैंक यू।